मान लें कि आप एक बाइसिकल को जो है पैडल करते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका ये जो दोस्त है ये पीछे से आकर के आपको इस डायरेक्शन में ढकेलता है। तो जब ये आपका दोस्त आपको पीछे से आके ढकेलेगा तो आप सोचे क्या होगा। आपका यहाँ पे ये जो स्पीड है, ये जो आपका यहाँ पे स्पीड है, इस केस में यहाँ पे आपका स्पीड जो है ये बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा हो, अगर उसी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो बढ़ता है। अब चलिए यहां पे दूसरा वाला केस देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आप जो है एक बाइसिकल को फिर से जो है इसी डायरेक्शन में पैडल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो आपका दोस्त है ये सामने से आता है और आपके ऊपर इस डायरेक्शन में आपकी बात फोर्स अप्लाई करता है, आपको इस डायरेक्शन में ढकेलता है। तो अभी आप सोचिए क्या आपका यहां पे ये जो स्पीड है, ये जो आपका यहां पे स्पीड है, क्या ये स्पीड एक बार फिर से बढ़ेगा? आप सोचे नहीं, क्योंकि आपकी बार ये फोर्स जो है ये उल्टा लगाया है। तो इस केस में यहां पे ये जो आपका स्पीड है ये इस केस में बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये स्पीड जो है ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा और अंत में 0 हो जाएगा। दैट मीन आप रुक जाएंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है और अंत में जाके रुक जाता है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमने यहां पे एक प्लेन सरफेस को कंसीडर किया है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर यहां पे जो है हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और इसका जो स्पीड है वो घटता जाएगा और अंत में जाकर के ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुक जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे आके रुका क्यों? इसे तो आगे बढ़ते जाना चाहिए था, क्योंकि हमने यहां पे फोर्स अप्लाई करके छोड़ा तो इसे तो लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पे आकर रुक गया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे रुका है तो इसका मतलब जरूर ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जरूर इस पर जो है एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा, तभी जाकर के ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुका है, जैसे कि इस केस में हुआ था। तो ये जो फोर्स यहां पे इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है तो इस फोर्स को अप्लाई किया कौन? इस फोर्स को अप्लाई किया है ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, यही सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर इस फोर्स को अप्लाई किया है और हम इसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। सो इसी फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ये एक फोर्स होता है जो कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये जो फ्रिक्शन होता है ये बेसिकली यहां पे ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसे जो है हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम जो है इस स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने जो है यहां पे एक ब्लॉक को जो है यहां पे एक सरफेस के ऊपर जो है प्लेस किया है और यही सेम चीज जो है यहां पे भी आपको दिखेगा। तो हमने यहां पे ये मान लिया कि ये जो ब्लॉक है इसका जो मास है ये है m। अब इस मास के कारण ये जो ब्लॉक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे ये जो सरफेस है इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पे ये जो है ये नीचे की तरफ इस सरफेस पर जो है एक फोर्स अप्लाई करेगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो फोर्स होगा यहां पे ये होगा mg। तो ये जो इसका वेट है ये इस सरफेस पे इतना अप्लाई होगा। अब यहां पे ये जो सरफेस है ये भी इतना ही फोर्स इस ब्लॉक पर जो है ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा, जिससे कि हम जो है नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो इतना ही फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर। कौन लगाएगा? ये जो सरफेस है ये लगाएगा। तो ये जो होगा ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि बराबर होगा इस mg के ही। सो ये होगा m इंटू जी। क्योंकि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स ये बराबर है और दोनों ही यहां पे एक दूसरे को ये कैंसिल करेगा, तो यहां पे इस वर्टिकल एक्सिस में एक्सीलरेशन यहां पे नहीं होगा। तो अगर यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मान ले कि इस डायरेक्शन में जो है, मान ले कि इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। सो यहां पे ये जो है मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इस केस में ये जो ब्लॉक है इस पर एक सरफेस यहां पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट पर जो है एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, यहां पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, जिसे कि हम यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब यह है कि यहां पे अगर आपको दिखाऊं तो इस एग्जांपल में यहां पे जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो यहां पे भी इस ऑब्जेक्ट पर पीछे की तरफ ये फोर्स लगा था। यही फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है हम यहां भी कह सकते हैं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो सेम चीज यहां भी है कि ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पे ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पर, इस ब्लॉक पे जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसे कि हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहां पे भी देखें तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो है m। तो इस मास के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस सरफेस पर नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा mg।
अब ये जो सरफेस है ये भी बदले में इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे कि हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और यहां पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बराबर होता है इसी mg के। तो अभी ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर है, दोनों एक दूसरे को ये कैंसिल कर देगा, तो इसीलिए यहां पे इस वर्टिकल एक्सिस में एक्सीलरेशन जो है ये 0 होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पे ये जो ब्लॉक है इस पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जैसे ही हम इस फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वैसे होता यह है कि ये जो सरफेस है ये सरफेस भी इस ब्लॉक पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करता है, जिसे कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहां पे ये जो फोर्स है इसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे अगर हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया ये है 5 न्यूटन का, तो जैसे हम 5 न्यूटन अप्लाई करते हैं वैसे ही ये सरफेस जो है यहां पे भी 5 न्यूटन अप्लाई करता है, और ये जो फोर्स है ये वाला फोर्स इस फोर्स को ये कैंसिल कर देता है, तो यहां पे नेट फोर्स 0 हो जाता है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं पे स्टैटिक रह जाता है, रुका रह जाता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहां पे ये जो फोर्स है इसे जो है बढ़ा करके हम कर देते हैं 8 न्यूटन। चलिए हमने अप्लाई किया 8 न्यूटन, तो जैसे हम 8 न्यूटन अप्लाई करते हैं वैसे ही यहां पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी हो जाता है 8 न्यूटन का। अब ये 8 न्यूटन फिर से अप्लाई किया तो फिर से इस फोर्स को ये कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी भी यहीं पे रुका रह जाएगा। इसीलिए इसे जो है सेल्फ एडजस्टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब हमने यहां पे अप्लाई किया था 0 न्यूटन तो उस समय यहां पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो 0 न्यूटन था, और जब हमने यहां पे बढ़ा करके कर लिया 5 न्यूटन तो वैसे ही यहां पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी हो गया 5 न्यूटन, और जब हमने यहां पे बढ़ा करके कर लिया 8 न्यूटन तो ये भी बढ़ा करके कर लिया 8 न्यूटन। तो ये जो है ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, इसीलिए जो है इसे सेल्फ एडजस्टेबल भी कहा जाता है। सेल्फ एडजस्टेबल ये अपने आप को जो है घटा बढ़ा ले रहा है। तो यहां पे क्या ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये जब हम यहां पे इस फोर्स को बढ़ाएंगे तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये बढ़ करके इस फोर्स को कैंसिल करता रहेगा? नहीं, एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका जो वैल्यू है ये और ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद ये बढ़ा नहीं पाता है, और उसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर इसी को कहते हैं क्रिटिकल फ्रिक्शन। तो चलिए हमने यहां पे मान लिया कि ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन है, ये जो यहां पे क्रिटिकल फ्रिक्शन है ये है 10 न्यूटन। मतलब ये है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है ये 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब हमने क्या किया, हमने यहां पे अप्लाई कर दिया 12 न्यूटन, तो हमने यहां पे अप्लाई कर दिया अभी 12 न्यूटन। तो अभी देखिए 12 न्यूटन जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और 10 न्यूटन जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो जो नेट फोर्स अभी बनने वाला है वो नेट फोर्स होगा 2 न्यूटन का, और इस 2 न्यूटन फोर्स के कारण ये जो यहां पे ब्लॉक रखा गया है ये अभी इस डायरेक्शन में जो है इस डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा, और जैसे ही ये मोशन में आएगा वैसे ही यहां पे ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या कहें ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन है ये कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन में, और हम जो है इस सिचुएशन को कंसीडर नहीं करते हैं, उस केस में हम इस काइनेटिक फ्रिक्शन वाले सिचुएशन को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में आ गया ना, अब तो ये मोशन में है, तो अब इस केस में हम काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी ये रुका नहीं है। जब तक ये ऑब्जेक्ट यहां पर रुका रहेगा तभी तक जो है हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे, और जैसे ही ये मोशन में आएगा वैसे ही हम काइनेटिक फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये क्रिटिकल फ्रिक्शन या कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन से जो है ये कम होता है। कम क्यों होता है इस पे तो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन है इसका वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन होता है, ये जो यहाँ पे क्रिटिकल फ्रिक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है। देखिए किसकी, अगर हम यहाँ पे एक और फोर्स अप्लाई करते इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक और फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया ये है एफ डैश, तो जैसे हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे वैसे ही यहाँ पे ये बढ़ जाएगा एफ डैश हो जाएगा, और जैसे ये फोर्स बढ़ेगा वैसे यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है ये भी बढ़ जाएगा एफ डैश। अब आप सोचिए क्या अभी भी हम यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या अभी भी हम 10 न्यूटन से ज्यादा ही फोर्स अप्लाई करके इसे मोशन में ला सकते हैं? नहीं, अब इसका जो वेट है वो बढ़ गया है, तो हमें जो है अब 10 से ज्यादा नहीं बल्कि और बहुत ज्यादा वैल्यू हमें चाहिए होगा, तब जाकर के हम यहाँ पे इसे मोशन में ला पाएंगे। मतलब यह है कि अभी जैसे हम यहाँ पे इस फोर्स को बढ़ा दिए, मतलब यहाँ पे जो है हमने इस फोर्स को बढ़ाया मुझे कहना चाहिए, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स बढ़ गया, जैसे ये बढ़ जाएगा वैसे ही हमें इसे मोशन में लाने के लिए और ज्यादा फोर्स चाहिए होगा। हम कहेंगे कि ये जो यहाँ पे जो क्रिटिकल फ्रिक्शन है या कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका वैल्यू जो है ये बढ़ जाएगा। तो ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे ये जो वेट है, यहाँ पे ये जो वेट आपको दिख रहा है mg या कहें ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है इसके प्रोपोर्शनल होता है। सो हम कहेंगे कि ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अब यहाँ पे ये जो क्रिटिकल फ्रिक्शन है ये बराबर होगा, जैसे हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वलिटी साइन यूज करेंगे वैसे यहाँ पे हमें जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए यहाँ पे जो है हम डिनोट करते हैं इसे
म्यू म्यू एस से इनटू यहां पे ये होगा नॉर्मल रिएक्शन आर। तो यहां पे ये जो आपको म्यू एस दिख रहा है, ये जो म्यू एस है इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेम चीज यहां पे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके लिए भी होता है। तो यहां पे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी प्रोपोर्शनल होता है इससे नॉर्मल रिएक्शन आर के ही। सो आर के ये होता है और फिर यहां पे ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाता है। हम यहां पे भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए यहां पे ये हो गया म्यू के, जिसे कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। तो यहां पे ये हो गया आर। तो यहां पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है म्यू के, इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो मेन डिफरेंस है वो है इनके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे ही। तो यहां पे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, मुझे कहना चाहिए कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, ये लेस होता है इस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो यहां पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका जो वैल्यू होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इसीलिए ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से, मुझे कहना चाहिए कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ये काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। तो अगर हम जो है यहाँ पे इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और वहीं पे ये जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अप्लाइड फोर्स को। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अप्लाइड फोर्स को। अब अगर हम यहाँ पे जो है फोर्स को अप्लाई करके कुछ इतना करते हैं, इससे पहले हमने बात किया है कि हमने फोर्स को इतना अप्लाई किया, जैसे ही हम इतना फोर्स अप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ पे ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका वैल्यू जो है ये कुछ इतना हो जाता है, सेम वैल्यू होता है। तो इसे जो है हम यहाँ पे कुछ प्लॉट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा करके कुछ इतना कर देते हैं तो वैसे ही यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो वैल्यू है ये भी बढ़ के उतना हो जाता है। तो हम जो है इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है कुछ इस तरह से, और कुछ देर बाद ये जो वैल्यू है ये बढ़ना बंद हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये मान लिया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते, इसका जो वैल्यू है ये बढ़ते बढ़ते पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद यहाँ पे ये बढ़ नहीं पाता है। और इसी वैल्यू को जो है हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये होगा क्रिटिकल फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके बाद जो है ये बढ़ नहीं पाया। अब जैसे ही हम इससे जो है इससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, देखिए हमने जैसे ही 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई किया वैसे ही ये मोशन में आ गया और ये जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उस समय यहाँ पे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका जो वैल्यू होता है वो इससे क्रिटिकल फ्रिक्शन से कम होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये कुछ इस तरह से कम होता है और घट जाता है और फिर ये पहुंच जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा ये कुछ कम हो गया है, तो ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो है यहां से लेकर के यहां तक मैं दिखा दूं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो रेंज आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। और इसके बाद का यहां पे ये जो आपको एरिया दिख रहा है, रेंज दिख रहा है ये वाला, इसके बाद ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए। सो ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्रिटिकल फ्रिक्शन से या कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसे और बेहतर समझने के लिए हम जो है यहाँ पे ये जो ब्लॉक और सरफेस दिख रहा है इसमें जो है सिर्फ इतने ही पार्ट को कंसीडर करेंगे और इसे जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। तो अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हमें जो है इनमें कुछ इरेगुलरिटीज दिखेगा। भले ही आपको सीधा सीधा देखने पे ये बहुत ही स्मूथ दिखे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें जो है कुछ इरेगुलरिटीज दिखेगा, मतलब यह कि इनमें कुछ छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखेंगे। सो यहाँ पे जो है आपको कुछ छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे और यहाँ पे ये जो ऊपर इसके ब्लॉक रखा गया है इनमें भी जो है कुछ गड्ढे दिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो गड्ढे हैं ये एक दूसरे को ये जो है इंटरलॉक करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये एक दूसरे को इंटरलॉक करके रखता है। और अगर हमें जो है यहाँ पे इस ब्लॉक को जो है यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसे अगर मोशन में लाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे फोर्स को बढ़ाते रहना होगा, तब तक फोर्स को बढ़ाते रहना होगा जब तक ये जो है ये इन इंटरलॉक को ये तोड़ नहीं देता। जैसे ये तोड़ देगा वैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में आ जाएगा। और अगर एक बार ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो अब उतना बेहतर ढंग से इसमें इंटरलॉक होने के लिए समय नहीं मिलता है। और जब उतना समय नहीं मिलेगा तो कम फोर्स से ही ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका जो वैल्यू होता है वो क्रिटिकल फ्रिक्शन या कहें लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है।
तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमने जब यहां पे 12 न्यूटन अप्लाई किया था तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में आया था। तो अगर ये मोशन में आ जाए एक बार, तो अगर हम यहां पे ये जो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं अगर हम इस 10 न्यूटन से कम भी कर लेते ना, तब भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक कांस्टेंट स्पीड से जो है ये आगे बढ़ता रहता, क्योंकि उस केस में यहां पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये लागू हो जाता है और इसका वैल्यू जो है यहां पे क्रिटिकल फ्रिक्शन से कम होता है। और यहां पे ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है इन सरफेस ऑफ पेयर पे। तो अलग अलग पेयर के लिए सरफेस ऑफ पेयर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उनका जो वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन उनका जो वैल्यू है वो भी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक